क्या एक खूबसूरत औरत किसी महान योद्धा को तबाह कर सकती है? क्या नाजी की साजिश सलाहुद्दीन अयूबी को घुटनों पर ला देगी? आज की कहानी में छुपा है इस्लामी इतिहास का सबसे खतरनाक षड्यंत्र, जो क्लियोपेट्रा की याद दिलाता है। आपका स्वागत है अथर क्रॉनिकल में। मैं हूं आपका दोस्त, और आज मैं लेकर आया हूं सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी का वो मोड़, जहां सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि मोहब्बत के जाल भी बिछाए जा रहे थे। दोस्तों, वो रात गुजर गई और फिर कई रातें गुजरती चली गई। सलाहुद्दीन अयूबी इतने व्यस्त थे नई फौज तैयार करने में, इंतजामी कामों में, कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो रिपोर्ट अली बिन सुफियान ने उन्हें नाजी के बारे में दी, वो सुनकर सलाहुद्दीन की रूह कांप गई। उन्होंने अली से कहा, तो इसका मतलब यह है कि ये शख्स सलीबियों से भी ज्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत ने अपनी आस्तीन में पाल रखा है। दोस्तों, सोचिए, जब दुश्मन बाहर से हमला करे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जब घर के अंदर ही सांप पल रहा हो तो क्या करें? दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक सच्चाइयों और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी अथर क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी रोमांचक है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तहरीबकारी की पूरी तफसील सुनाई, कैसे उसने बड़े बड़े लोगों को अपने हाथ में ले लिया था, कैसे इंतजामिया में मनमानी करता था, और सबसे खतरनाक बात, जो सूडानी सिपाह का वो सालार है, वो फौज हमारी बजाय उसकी वफादार है। अली ने पूछा, क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ सोच ही नहीं सकता, इलाज शुरू भी कर चुका हूं। दोस्तों, ये थी उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने बताया, मिस्र से जो सिपाह भर्ती की जा रही है उसे मैं सूडानी मुहाफिजों में गड़बड़ कर दूंगा। फिर ये फौज सिर्फ सूडानी नहीं होगी, बल्कि एक मिलीजुली मजबूत फौज होगी। नाजी की ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएगी, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। दोस्तों, यहां पर सलाहुद्दीन अयूबी ने जो कहा वो हर मुसलमान के दिल में उतर जाना चाहिए। वो उठे, हाथ पीठ पीछे रखकर टहलने लगे। एक गहरी आह निकली और रुक गए। उन्होंने कहा, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बेमकसद जिंदगी से क्या बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद ज्यादा खुशनसीब है जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा हो जाती है, जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मजे से जीते हैं और अपनी मर्जी से मर जाते हैं। अली ने टोका, वो बदनसीब है। अमीर मोहतरम, हाँ, बिन सुफियान। सलाहुद्दीन ने कहा, जब मैं उन्हें खुशनसीब कहता हूं तो खुद ही नहीं मालूम कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने अभी कहा। लेकिन सोचता हूं कि अगर हमने तारीख के इस मोड़ पर धारा नहीं बदली तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और रेगिस्तानों में खो जाएगी। दोस्तों, सुनिए कितनी गहरी बात कही उन्होंने। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बंट गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार बने रहेंगे। वो इसी पर खुश रहेंगे कि जिंदा तो है, लेकिन कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारा आईना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां और सबक आपके पास पहुंचते रहें तो लाइक करें, शेयर करें और अथर क्रॉनिकल के साथ जुड़े रहें। सलाहुद्दीन ने सिर झटका, अली की तरफ देखा और कहा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना मुहाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और इमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार, अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़्म पूरा ना कर सकूं,
शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाओ, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं, किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा मत करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना, लेकिन किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता मत करना। दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अगले 10 दिनों में 1000 तरबियत याफ्ता सिपाही मिस्र की फौज में शामिल हो गए, लेकिन उन्हीं 10 दिनों में नाजी ने जिकोई को ट्रेनिंग दे दी। जिकोई को तैयार किया गया था सलाहुद्दीन अयूबी को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए, उसकी शख्सियत को कमजोर करने के लिए। नाजी के दोस्तों ने जब जिकोई को देखा तो बिना किसी डर के कहा, इस लड़की को अगर मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। दोस्तों, ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक खतरनाक हथियार की तैयारी थी। नाजी का अपना जासूसी निजाम था बहुत तेज, बहुत दलेर। वो जान चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन का खास मुशीर है और अरब का माना हुआ सुरागर सा। नाजी ने अली के पीछे अपने जासूस लगा दिए और उसे कत्ल करने का मंसूबा भी बना लिया। लेकिन दोस्तों, एक बात नाजी को पता नहीं थी। जिकोई, जिसे उसने सलाहुद्दीन को फंसाने के लिए तैयार किया था, वो खुद उसके अपने दिल में उतर गई थी। मर्राकेश की रहने वाली ये लड़की सिर्फ शक्ल सूरत से ही दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर घंटों बातें करता रहता। उसने उन 2 नाचने गाने वालियों से निगाहें फेर ली जो पहले उसकी पसंदीदा थी। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। दोस्तों, नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो अब जिकोई की आगोश में अंडे देने लगी थी। उन दोनों पुरानी लड़कियों ने सोचा, ये तो हमारा धंधा छीन रही है, और उन्होंने जिकोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें शुरू कर दी। वो इस नतीजे पर पहुंची, इसे कत्ल करा देना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या जिकोई को मारने की साजिश कामयाब होगी? क्या सलाहुद्दीन अयूबी इस जाल में फंसेंगे? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अथर क्रॉनिकल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी का बॉडीगार्ड दस्ता बदल दिया। पुराने वजीर के बॉडीगार्ड्स की जगह उसने नई भर्ती से आए जामबाजों का मुंतखब दस्ता तैयार किया। ये सिपाहगरी में भी ताक थे और जज्बे के लिहाज से मर्द-ए-हक थे। नाजी को यह तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाकर उसने सलाहुद्दीन के सामने इसकी तारीफ की और फिर दरख्वास्त की कि सलाहुद्दीन अयूबी उसकी दावत कबूल कर ले। 3 दिन बाद की दावत तय हुई, लेकिन दोस्तों, ये दावत कम और जश्न ज्यादा था। नाजी ने बताया, ये जश्न शहर से दूर सहरा में होगा। मशालों की रोशनी में नाच गाना होगा, घुड़सवारों के करतब होंगे, तलवारबाजी के मुकाबले होंगे। और फिर डरते झिझकते हुए नाजी ने कहा, फौज के बहुत से सिपाही जो मुसलमान नहीं है या जो अभी नी मुस्लिम है, वो शराब पीते हैं। वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। दोस्तों, सलाहुद्दीन अयूबी ने क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने कहा, आप चाहें तो इजाजत दे दें, लेकिन शराब पीकर अगर किसी ने हंगामा किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। जब ये खबर सलाहुद्दीन के स्टाफ तक पहुंची तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, नाजी झूठ बोल रहा है। किसी ने कहा, नाजी का जादू सलाहुद्दीन पर भी चल गया। वो अफसर जो नाजी के साथ शराब और ऐश में डूबे थे, वो खुश थे। उन्हें लगा, आज अमीर मिस्र ने शराब की इजाजत दे दी तो कल वो खुद भी इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अली बिन सुफियान जानता था कि सलाहुद्दीन ने ये इजाजत क्यों दी। वो देखना चाहते थे कि ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। जश्न की शाम आ गई। दोस्तों, एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी साफ कि रेत के जर्रे भी नजर आते थे। दूसरे, 1000 मशालों ने रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था।
एक विशाल मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा। सलाहुद्दीन अयूबी के बैठने के लिए जो मसंद रखी गई थी वो किसी बादशाह के तख्त की तरह थी। घुड़सवारों ने करतब दिखाए, सवारों ने बहादुरी के ऐसे मुजाहिरे किए कि हुजूम शोर मचाता रहा। तलवारबाजी हुई, बिना हथियारों की लड़ाई हुई, कई सिपाही जख्मी भी हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी इन मुजाहिरों को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने अली के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों पर बिठा सकता हूं। लेकिन दोस्तों, फिर खाने का वक्त आया और ये फौज जो अभी अभी बहादुरी दिखा रही थी, बदतमीजों, शराबियों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। सैकड़ों बकरे, ऊंट, मुर्गे और सामने शराब के मशकीजे और सुराहिया। सिपाही शराब पर टूट पड़े, गटागट पीने लगे और मारकाट शुरू हो गई। सलाहुद्दीन अयूबी ये मंजर देख रहे थे, खामोश थे। उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उन्होंने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, आपने ये सिपाही किस तरह चुने? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं? नहीं अमीर मिस्र, ये मेरे बेहतरीन 2000 आदमी हैं। इनकी बहादुरी देखिए, ये आपके इशारे पर जान कुर्बान कर देंगे। मैं कभी कभी इन्हें खुली छुट्टी दे देता हूं ताकि मरने से पहले दुनिया की रंगीनियों का भरपूर लुत्फ उठा ले। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस इस्तदलाल के जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब नाजी चला गया तो उन्होंने अली से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया। ये सूडानी फौज शराब और हंगामे की आदी है। इनमें जज्बा नहीं, किरदार भी नहीं। अगर इस फौज को मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय जान बचाने की फिक्र करेंगे और मालिक निमत लूटेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये मफ्तूह की औरतों के साथ बेशर्मी करेंगे। दोस्तों, अब जश्न का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। अली बिन सुफियान कुछ कहने ही लगा था कि सामने कई और मशले रोशन हो गई। जमीन पर बेशकीमती कालीन बिछे थे। शहनाई और सारंगी का ऐसा मीठा और पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। और फिर एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में जिसमें उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। उनके बाल खुले हुए थे, रेशम की तरह लहरा रहे थे। सहरा की हल्की हल्की हवा जब चलती तो यूं लगता जैसे फूलदार पौधों की डालियां फिजा में तैर रही हों। हर एक का लिबास अलग रंग का था, हर एक की शक्ल सूरत जुदा थी, लेकिन हुस्न और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थी। उनके मरमरी बाजू खुले हुए थे। वो चल रही थी, लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे, जैसे हवा की लहरों पर तैर रही हो। वो अर्धचंद्राकार में होकर रुक गई। सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकी। सबके बाल सरकर कंधों पर आ गए। साजिंदों ने उन रेशमी बालों और जिस्मों में तिलिस्म पैदा कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अभी आना बाकी था। नाजी ने उस शाम जिकोई को आखिरी हिदायतें दी थी। उस शाम जिकोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे इत्र की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी जिसमें सहर का तासीर था। उसने बाल खुले कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इतना बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम उतार चढ़ाव साफ नजर आते थे। उसके होठों पर कुदरती तबस्सुम अधखिली कली की मानिंद था। नाजी ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अयूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर ना हो। अपनी जुबान इस्तेमाल करना, वो सबक मत भूलना जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। और ये भी मत भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी मत बन जाना। अंजीर के उस फूल की तरह बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है, मगर पास जाकर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। नाजी ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं
कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी जमीन पर क्लियोपेट्रा ने सीजर जैसे मर्दे आहन को अपने हुस्न और जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं था। नाजी जानबूझकर क्लियोपेट्रा का जिक्र कर रहा था। क्लियोपेट्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लियोपेट्रा की चालें थी, और औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। जिकोई मुस्कुरा रही थी, बड़े गौर से सुन रही थी। दोस्तों, मिस्र की रेत ने एक और क्लियोपेट्रा को हसीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या सलाहुद्दीन अयूबी, जिन्होंने सलीबियों से लड़ने का अज़्म किया था, क्या वो एक औरत के सामने हार जाएंगे? क्या जिकोई उन्हें अपने जाल में फंसा पाएगी? क्या तारीख फिर से दोहराई जाएगी? इस सवाल का जवाब अगली किस्त में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ये रोमांचक सफर जारी रहे, तो अथर क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। लेकिन दोस्तों, एक बात जो नाजी नहीं जानता था, सलाहुद्दीन अयूबी इस जश्न में सिर्फ देखने के लिए नहीं आए थे, वो समझने आए थे। उन्होंने नाजी की शराब और नाच की दरख्वास्त इसलिए मंजूर की थी ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। और जो उन्होंने देखा वो उन्हें मायूस कर गया। बहादुरी में तो ये फौज असरी और जंगी मेयार पर पूरी उतरती थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, जामबाजी सब कुछ था। लेकिन जब खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजों, शराबियों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। सलाहुद्दीन ने अली से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया। ये सूडानी फौज शराब और हंगामे की आदी है। इनमें जज्बा नहीं है, किरदार भी नहीं है। अगर इस फौज को मैदान जंग में ले जाया गया तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे, माल गनीमत लूटेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये मफ्तूह की औरतों के साथ जालिमाना सलूक करेंगे। अली बिन सुफियान ने मशवरा दिया, इसका इलाज ये है कि आपने जो नई फौज तैयार की है उन्हें नाजी के इस सूडानी लश्कर में गड़मड़ कर दिया जाए। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल देते हैं। सलाहुद्दीन मुस्कुराए और अली से बोले, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है, लेकिन अभी किसी से इसका जिक्र मत करना। दोस्तों, यही था अली बिन सुफियान की खासियत। वो दूसरों के दिलों के राज जान लेता था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि उनके सामने और मशाले रोशन हुई। शहनाई और सारंग का मीठा और पुरसोज नगमा गूंजा और नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अभी बाकी था। जिकोई, जिसे नाजी ने क्लियोपेट्रा बनाने की कोशिश की थी, वो अब मंच पर आने वाली थी। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या जिकोई सलाहुद्दीन अयूबी को अपने जाल में फंसा पाएगी? क्या सलाहुद्दीन उस परीक्षा में सफल होंगे? क्या नाजी की साजिश कामयाब होगी? क्या अली बिन सुफियान जिकोई की हकीकत जान पाएगा? और क्या क्लियोपेट्रा की तारीख फिर से दोहराई जाएगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमें सिखाती है कि दुश्मन सिर्फ तलवार से नहीं, हुस्न और फरेब से भी हमला करते हैं। किरदार की ताकत फौज की तादाद से ज्यादा जरूरी है। असली लीडर वो है जो अपनी फौज की हकीकत को पहचान ले। जज्बे के बिना बहादुरी अधूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अथर क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली किस्त आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि सलाहुद्दीन अयूबी जिकोई के जाल में फंसेंगे? शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि वो भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सके। दोस्तों, अथर क्रॉनिकल का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि इतिहास से सबक लेना और अपने ईमान और किरदार को मजबूत बनाना है। हम आपके लिए लाते हैं
सलाहुद्दीन अयूबी की पूरी जीवनी इस्लामी इतिहास के सुनहरे पन्ने, साहस, ईमान और किरदार की कहानियां। तो बने रहिए अथर क्रॉनिकल के साथ। अगली किस्त में देखिए जिकोई और सलाहुद्दीन का पहला सामना। क्या होगा जब दो जहीन दिमाग आमने सामने होंगे? अली बिन सुफियान की अगली चाल और नाजी की साजिश का अगला पड़ाव। तो मिलते हैं अगली किस्त में एक और रोमांचक अध्याय के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी को